Hello friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of pathology. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेल इंजरी। सेल इंजरी की अगर हम बात करें तो सेल इंजरी जो है दो तरीके की होती है। एक हो जाएगी आपकी यहाँ पे रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरी हो जाएगी आपकी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कोई इंजरी होती है, ठीक है, उसके बाद जो हमारी सेल होती है सबसे पहले क्या करेगी, एडॉप्टेशन। अगर वो एडॉप्टेशन नहीं कर पाती है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें एक रिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब जब तक जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेगी तब तक जो है सेल क्या शो करेगी, रिवर्सिबल इंजरी। और जैसे ही क्या होगा कि वो स्ट्रेस कंडीशन, अगर वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, अगर वो रिमूव होती है तो सेल क्या हो जाएगी, अपने नॉर्मल शेप, साइज, पोजीशन और जिस फंक्शन में थी वो वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्ट्रेस कॉन्टीन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम रहा तो वो सेल जो होता है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी की कंडीशन में पहुंच जाएगी। और जब सेल जो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी की कंडीशन में पहुंच जाती है विच लीड्स टू डेथ, देन क्या हो जाएगा, सेल की डेथ होना जो है वो निश्चित हो जाएगा। तो चलिए फिर इसको जो है थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर मान लीजिए कोई सेल जो है वो रिवर्सिबल फेज ऑफ सेल इंजरी में चली गई है तो उसमें क्या क्या हॉलमार्क चेंज हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल की स्वेलिंग। और सेल की स्वेलिंग क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रा सेलुलर यहाँ पे सोडियम का एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब सोडियम का जाहिर सी बात है एक्यूमुलेशन होगा। और आपने सुना ही, पता ही होगा आपको कि जहाँ जहाँ पे सोडियम वहाँ वहाँ वाटर। तो यहाँ पे सोडियम जहाँ रहेगा वहीं वाटर भी आएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे फैटी चेंज। फैटी चेंज में क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन ऑर्गन। मतलब अगर सेल जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी के फेज में है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा किसका, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड। कहाँ पे, ऑर्गन में। कहाँ कहाँ, कौन कौन से ऑर्गन में, तो सबसे पहले हमारे लीवर में एंड हमारे हार्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड। देन हम बात करें यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसमें क्या हो जाएगी, अल्ट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे ब्लेबिंग एंड लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, ब्लेबिंग होगी और जो हमारे माइक्रोविलाई होते हैं उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देन हम बात करें यहाँ पे डायलेशन। डायलेशन किसका, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पे जो आपके राइबोसोमल डिटैचमेंट हो जाएगा, लीड टू रिडक्शन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए जो हमारा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक, मान लीजिए रेटिकुलम है, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक, उसमें क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है आपके, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं किसकी, यहाँ पे प्रोटीन की। अब देखिए यहाँ पे जो राइबोसोमल है, ये देखिए ये राइबोसोम है, तो ये क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है जब ये डिटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, ये यूजुअली किस चीज़ के लिए होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब राइबोसोमल डिटैचमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ हॉलमार्क फीचर्स थे रिवर्सिबल सेल इंजरी की। अगर मान लीजिए जो कंडीशन जो या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो परसिस्टेंटली मान लीजिए लॉन्ग टाइम के लिए, तो सेल जो होती है वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के कंडीशन में चली जाएगी। तो वहाँ पे क्या क्या आपको हॉलमार्क फीचर्स देखने को मिलेंगे या क्या क्या हॉलमार्क साइंस आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, सीवियरली डैमेज हो जाएगी। यहाँ पे लाइपोसोमल इंजाइम जो क्या है वो लीक हो जाएंगे। जो भी लाइसोसोमल इंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे। और ऑल्सो क्या होगा, यहाँ पे ऑटोलिसिस भी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा। यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे इनएबिलिटी टू जनरेट यहाँ पे एटीपी। जैसे कि हमको शुरू से ही पता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो जनरेट करता है क्या, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन जब क्या हो जाएगा, जब माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एटीपी की जो है वो रिलीज या फिर जो है वो एटीपी को जनरेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर चेंजेस, क्या क्या न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पिकनोसिस। पिकनोसिस का मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियर कंडेंसेशन। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल तो न्यूक्लियस इतना बड़ा था, लेकिन पिकनोसिस के कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ पे कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी किसकी, यहाँ पे न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पार्टीशन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पार्टीशन हो गया, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैरियोरेक्सिस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कैरियोलाइसिस। न्यूक्लियस जो हो जाए उसकी फेडिंग, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो
गायब हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कैरियोलाइसिस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ इंजरी, मतलब जो सेल इंजरी है वो उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जो कि क्या है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज है किसी भी सेल इंजरी का। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे इश्कीमिया, इश्कीमिया क्या है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यहाँ पे सेल इंजरी। देन एनीमिया के केस में भी सेल इंजरी हो सकती है। और अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, यहाँ पे सेल इंजरी हो सकती है। कुछ फिजिकल एजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे सेल इंजरी को कॉज करते हैं। जैसे आपका ट्रोमा हो गया, यहाँ पे जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर, जैसे आपका यहाँ पे कोई बर्न हो गया, थर्मल बर्न हो गया है। देन आफ्टर यहाँ पे फोर्स्ड बाइट, यहाँ पे कोल्ड से जो है हाई, मतलब जो है बहुत ही माइनस टेम्परेचर में था, उस कंडीशन में जो है क्या होगा, आपका फिजिकल इंजरी हो सकती है। देन केमिकल इंजरी की बात किया जाए तो यहाँ पे साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि क्या है, यहाँ एक तरह का केमिकल एजेंट है जो कि सेल इंजरी को कॉज करता है। यहाँ पे एसिटामिनोफेन, यहाँ पे ओवरडोज, अगर यहाँ पे एसिटामिनोफेन का ओवरडोज है उस कंडीशन में भी क्या होगा, सेल इंजरी हो जाएंगी। कुछ हमारे जो है इन्फेक्शियस एजेंट है, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, हमारे वायरस हो गए, फंजाई होंगे, पैरासाइट होंगे, तो ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे सेल इंजरी को कॉज कर सकते हैं। देन हमारा इम्यून रिएक्शन, कभी कभी जो हमारे बॉडी के जो मतलब जो है क्या होता है, जो हेल्दी सेल को क्या होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करने लगते हैं, वो उस सेल को इंजर्ड करने लगते हैं। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीजेस। यहाँ पे जो है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एसएलई के केस में हो जाएगा। ये सब क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अगेंस्ट ही हमारी बॉडी क्या करने लगती है, वो एंटीबॉडी बनाने लगती है और यहाँ पे सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और कोई मान लीजिए आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी सेल इंजरी होने लगती है। देन हम बात करें कुछ न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे डिफिशियंसी हो जाए किस चीज़ का, यहाँ पे विटामिन की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो भी यहाँ पे सेल इंजरी हो सकती है। अगर यहाँ पे विटामिन का एक्सेस हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे डिजीज़ हो सकती है। जैसे यहाँ पे ओबेसिटी के केस में आप देख सकते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के केस में, और लाइपोसोमल यहाँ पे स्टोरेज डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होता है, आपका यहाँ पे सेल इंजरी हो सकती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे एटीपी का डिप्लेशन, ठीक है। एटीपी का डिप्लेशन की अगर हम कॉज्ड बाय यहाँ पे इश्कीमिया ऑब्लिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। अगर मान लीजिए जो है कोई पर्सन जो है ना, उसमें जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी या फिर जो उसका माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कर रहा है, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कर रहा है तो वहाँ पे एटीपी सही से प्रोडक्शन नहीं होगा। अब एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर क्या है, वेरियस जो प्रोसेस हैं, जैसे जो प्रोसेस जो है एटीपी के प्रेजेंस में चलते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना, ये एटीपी की वजह से चलता है। अब जाहिर सी बात है, जब एटीपी नहीं होगा तो ये पंप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 सोडियम बाहर जाता है, यहाँ पे जो है 3 सोडियम जो है वो क्या करता है, बाहर जाता है, और यहाँ पे 2 पोटेशियम जो है वो अंदर आता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहा है, तो सोडियम का एक्यूमुलेशन हो जाएगा कहाँ पे, सेल के अंदर। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। देन इंक्रीज यहाँ पे एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बिल्ट हो जाएगा। जब लैक्टिक एसिड बिल्ट होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा पीएच है वो कम हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और वो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब जब राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो गए हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी या फिर जो है वो फॉल डाउन हो जाएगी। देन हम बात करें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज से क्या क्या होगा, तो सबसे पहले डिक्लाइन हो जाएगा किसमें, एटीपी के प्रोडक्शन में। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ यहाँ पे साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी जो है वो रिलीज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है यहाँ पे प्रोग्राम्ड सेल्ड डेथ हो जाएगी। देन यहाँ पे जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जनरेशन हो जाएगा। देन आफ्टर क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, जितने भी डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, जो हमारी मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। उसके बाद प्रोटीएज की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीएज क्या करेगा, जो हमारा साइटोस्केलेटल है उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। और एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो एंडोन्यूक्लियस जो है वो किसको डैमेज करेगा, डीएनए को। देखिए तीन एंजाइम्स यहाँ पे
डिस्ट्रक्शन करेगा। देखिए कौन कौन से, सबसे पहले यहाँ पे फॉस्फोलाइपोज जो कि यहाँ पे मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है, प्रोटीएज जो कि साइटोस्केलेटल डैमेज कर रहा है, और इंडोन्यूक्लियस जो कि क्या डैमेज कर रहा है, डीएनए को। देन हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यहाँ पे एक्सेस ROS होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल क्या है, सुपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, और वो क्या करेंगे यहाँ पे लिपिड परऑक्सीडेशन करेंगे। लिपिड परऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, हमारा जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग जो है ना, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे DNA फ्रेगमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मेम्ब्रेन डैमेज, तो मेम्ब्रेन डैमेज का कॉज क्या है, यहाँ पे ROS अटैक लिपिड, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ फॉस्फोलिपिड ड्यू टू एंजाइम, यहाँ पे एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, मतलब एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे साइटोस्केलेटन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे DNA डैमेज होगा, और प्रोटीन की क्या हो जाएगी, मिसफोल्डिंग। देखिए जैसे ही एक्टिवेशन होगा यहाँ पे P53 जीन का, तो ये P53 जीन क्या करेगा, यहाँ पे एपोप्टोसिस करा देगा। एपोप्टोसिस में क्या होता है, यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की बात करें तो ये भी जो है एक तरह का जो है यहाँ पे सेल डेथ का प्रोसेस है, जिसमें देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है यहाँ पे कॉमन होता है कहाँ पे, इश्कीमिया में। यहाँ पे इश्कीमिया में इसका एग्जाम्पल क्या है, हार्ट है और किडनी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, मतलब जितने भी आपके सॉलिड ऑर्गन है वहाँ पे। ले देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए आपका ब्रेन भी एक सॉलिड ऑर्गन है, लेकिन ब्रेन में क्या होता है आपका, यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होता, इसमें होता है आपका लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टिश्यू आर्किटेक्चर जो है प्रिजर्व इनिशियली, इसमें क्या होता है, टिश्यू आर्किटेक्चर क्या होता है, ये प्रिजर्व होता है इनिशियली। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है, टिश्यू लिक्विफाई हो जाएगा। यहाँ पे सीन इन ब्रेन इन्फार्क्ट और यहाँ पे एब्सेस के केस में आप देख सकते हैं। उसके बाद कैसियस नेक्रोसिस की बात करते हैं, कैसियस, यहाँ पे देखिए राइमिंग अगर मिलाएंगे तो कैसियस मतलब चीज़ से जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे कोरिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको चीज़ लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और यूजली कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के केस में, और अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसके केस में। ठीक है, देन यहाँ पे हम बात करेंगे फैट नेक्रोसिस की। फैट नेक्रोसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे चॉकी वाइट अपीयरेंस ड्यू टू यहाँ पे सपोनिफिकेशन की वजह से आपको चॉकी वाइट अपीयरेंस जो है देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड कैल्शियम। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और ट्रोमा टू फैट टिश्यू, मतलब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस मतलब जो है आपके पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, या फिर जो है आपका जो फैट टिश्यू है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रोमा हो जाएगा। देन फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस की अगर हम बात करें, ये जो है सीन इन इम्यून मीडिएटेड वैस्कुलर डैमेज, मतलब जो है इम्यून सिस्टम के द्वारा अगर कोई वैस्कुलर डैमेज हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। जैसे आपका वैस्कुलाइटिस, मतलब जो ब्लड वेसल है उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है तो जो है वो कौन सा नेक्रोसिस होगा, तो वो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, या फिर जो है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के केस में आप देख सकते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे गैंग्रीनस नेक्रोसिस। तो गैंग्रीनस नेक्रोसिस की अगर बात दो तरीके का होता है, एक होता है आपका ड्राई गैंग्रीन, दूसरा होता है आपका वेट गैंग्रीन। यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमन कॉज है यहाँ पे ड्राई गैंग्रीन का, वो क्या हो जाएगा आपका इश्कीमिया। और ये कौन सा एक नेक्रोसिस को शो करता है, तो ये शो करेगा आपका कोगुलेटिव नेक्रोसिस की। वेट गैंग्रीन की बात की जाए तो ये क्या होता है, सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन होने की वजह से जो है आपका जो गैंग्रीन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट गैंग्रीन। और ये किस चीज़ का एग्जांपल है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का। देन हम बात करें यहाँ पे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस का मतलब होता है यहाँ पे प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और इसमें जो है आपको दो तरीके के पाथवे दिखाई देते हैं, एक हो जाएगा आपका इंट्रिंसिक पाथवे जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे जो कि होता है डेथ रिसेप्टर के साथ। यहाँ पे ट्रिगर बाय, मतलब जो है इंट्रिंसिक पाथवे को कब ट्रिगर या फिर कैसे ट्रिगर होता है, तो यहाँ पे अगर आपका DNA डैमेज हो गया है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। हाइपोक्सिया के केस में हो सकता है, या फिर अगर जो आपकी प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन है अगर उसमें मिस फोल्डिंग हो गई है उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर हम की प्रोटीन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका बैक्स और बैक, ये क्या है आपके
प्रोटीन हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे साइटोक्रोम सी को रिलीज करते हैं और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कैस्पेज का जो है वो एक्टिवेशन होगा और जैसे ही कैस्पेज का एक्टिवेशन होगा देन सेल डेथ का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात की जाए तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो ट्रिगर होता है किसके द्वारा, यहाँ पे फास्ट और फॉल्स यहाँ पे इंटरेक्शन की वजह से, या फिर जो है यहाँ पे TNF बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर। अगर यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है ना वो अगर बाइंड कर जाए रिसेप्टर पे, तब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे सेल डेथ हो रही है, जो कि क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कुछ मार्फोलॉजिकल फीचर्स की, तो सबसे पहले क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ पे जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। देन आफ्टर यहाँ पे जो हमारा क्रोमेटिन है वो क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा और आपको यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज़ भी दिखेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट विथ नेक्रोसिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेक्रोसिस में था इन्फ्लेमेशन हो रही थी, लेकिन हमारे जो एपोप्टोसिस है वहाँ पे आपको जो है इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलेगी। देन हम बात करें यहाँ पे सेलुलर एडॉप्टेशन की, तो यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे प्रोसीजर होते हैं या फिर कुछ टेक्निक होती है जिसकी वजह से सेल क्या करती है, वो एडॉप्ट करती है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि यहाँ पे इंक्रीज इन द सेल साइज, मतलब जो है मान लीजिए ये हमारी सेल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे सेल का जो साइज है क्या है वो बढ़ जाएगा। आपको ये किस में देखने को मिलेगा, यहाँ पे कार्डियक मायोपैथी इन हाइपरटेंशन, मतलब अगर कोई पेशेंट जो है हाइपरटेंशन का शिकार है तो कार्डियोमायोपैथी के कंडीशन में जो है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइपरट्रॉफी, मतलब सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। हाइपरप्लेसिया की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन द सेल नंबर, मतलब ये सेल का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ब्रेस्ट, यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के केस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है देखिए प्रेगनेंसी के केस में आपको हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलेगी और हाइपरप्लेसिया भी देखने को मिलेगा, मतलब सेल का साइज भी बढ़ेगा और सेल का जो है नंबर भी बढ़ता है। एट्रॉफी की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, डिक्रीज साइज एंड द नंबर ऑफ सेल, मतलब एट्रॉफी में जो है ना यहाँ पे साइज भी कम होगा और नंबर भी कम होता है। इसमें आपको यहाँ पे मसल एट्रॉफी इन मोबिलाइजेशन, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा आपका जो है बॉडी पार्ट है जिसको आप अपने इमोबाइल है, मतलब उसको आप मूवेबल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या देखने को मिलेगा कि डिक्रीज विथ यहाँ पे इन साइज एज वेल एज इन नंबर। देन मेटाप्लेजिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का रिवर्सिबल चेंज इन सेल टाइप, जैसे यहाँ पे स्क्वेमस मेटाप्लेजिया इन क्रोनिक स्मोकर्स, मतलब जो है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्रोनिक स्मोकर, अगर कोई यहाँ पे स्मोकिंग वाला पर्सन है, ठीक है, जो अगर बहुत लंबे टाइम से परसिस्टेंटली जो है वो बहुत लंबे समय से जो है यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो उसके जो है सेल्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। ये कंडीशन में आप यहाँ पे बैरेट इसोफेगस में भी देखा होगा कि वहाँ पे नॉर्मल तो यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम रहती है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोलोमनल एपिथेलियम। तो यूजुअली कोलोमनल एपिथेलियम आपको कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है आपके यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन यहाँ पे बैरेट इसोफेगस के कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सेल आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे इसोफेगस में मिलेगी और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे गॉबलेट सेल भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेशिया। डिस्प्लेशिया क्या है, यहाँ पे प्री नियोप्लास्टिक एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, यहाँ पे कहाँ पे सर्वाइकल डिस्प्लेशिया जो कि इसका एग्जाम्पल। देन हम बात करें यहाँ पे फ्री रेडिकल इंजरी की, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल इंजरी की बात करें तो इसमें सोर्स क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन, इन्फ्लामेशन एंड टॉक्सिन, ये क्या है आपके एग्जाम्पल या फिर जो है सोर्स ऑफ यहाँ पे फ्री रेडिकल। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे इफेक्ट ऑफ यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिपिड पर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे, हमारे मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। देन यहाँ पे प्रोटीन का अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो, जब कभी भी यहाँ पे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो जाएगी, और यहाँ पे डीएनए डैमेज अगर हो जाए तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, या तो म्यूटेशन हो जाएगा या फिर जो है वहाँ पे सेल की डेथ हो जाएगी। देन यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो क्या है, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जिसको हम एसओडी बोलते हैं, कैटालेज, उसके बाद यहाँ पे ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज। यहाँ पे विटामिन की अगर हम बात करें जो कि वर्क एज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो यहाँ पे विटामिन ई और यहाँ पे विटामिन सी जो कि आपको यहाँ पे जो हमारे सिट्रस फूड होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। देन इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिपिड्स की अगर हम बात करें
तो लिपिड जो है सीन इन फैटी लिवर डिजीज़, मतलब जो है अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ हो गया है तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिपिड देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस के कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिलेगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट होता है, यहाँ पे एमाइलोइडोसिस जो है एक कंडीशन है जिसमें आपको यहाँ पे प्रोटीन का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, यहाँ पे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज़ के केस में आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे निगरी बॉडीज़ होती है वहाँ पे यहाँ पे डोपामिन का जहाँ पे सिक्रेशन मतलब जो है लेवल जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ग्लाइकोजन कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट इन द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में, जैसे आपका यहाँ पे पॉम्पी डिजीज़। पॉम्पी डिजीज़ में क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा किसका, यहाँ पे ग्लाइकोजन का। ठीक है, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे पिगमेंट में, तो सबसे पहला पिगमेंट कौन सा है, लाइपोफ्यूसिन है, जो कि क्या है, वियर एंड टियर पिगमेंट होता है। लाइपोफ्यूसिन कौन सा पिगमेंट है, वियर एंड टियर पिगमेंट। उसके बाद हम बात करें आपका यहाँ पे हीमोसिड्रिन, जो कि क्या है, कब होता है, यहाँ पे आयरन के ओवरलोड की वजह से। देन हम बात करें यहाँ पे बिलिरुबिन, यहाँ पे जॉइंटिस के केस में। देन हम बात करें यहाँ पे पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम आपको देखने को। देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डिपॉजिट्स इन डैमेज्ड और नेक्रोटिक टिश्यू, मतलब जो डैमेज्ड या फिर जो आपके नेक्रोटिक टिश्यू थे वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। यूजुअली कहाँ पे, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग, जहाँ पे प्लाग बना हुआ है एथेरोस्क्लेरोटिक वहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर जो हमारे हार्ट वॉल्व होते हैं यहाँ पे डाइकस्पिड वॉल्व या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व वहाँ पे। देन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, जो सीरम कैल्शियम लेवल होगा वो आपको एलिवेटेड दिखेगा। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या था, यहाँ पे आपको जो है सीरम कैल्शियम लेवल जो है क्या था, वो नॉर्मल था। लेकिन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे सीरम कैल्शियम लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में यहाँ पे इफेक्ट करता है यहाँ पे नॉर्मल टिश्यू लाइक लंग्स, किडनी एंड स्टमक। मतलब जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो है ये क्या करता है, जो हमारे नॉर्मल टिश्यू हैं जैसे हमारा लंग्स हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, इनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल ऑफ क्लिनिकल रेलेवेंस की, तो यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगी इश्कीमिया की वजह से। इश्कीमिया की वजह से यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आपको यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो स्ट्रोक में क्या हो देखने को मिलेगा आपको, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है देखने को मिलेगी, कहाँ पे, ब्रेन इन्फेक्शन हो जाएगा। देन हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस टीबी, इसमें आपको यहाँ पे कैसियस नेक्रोसिस देखने को मिली, कहाँ पे, ग्रेनुलोमास में। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस की, तो पैनक्रियाटाइटिस में आपको यहाँ पे फैट नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे यहाँ पे चौकी डिपॉजिट्स भी आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में आपको यहाँ पे फिब्रिनॉइड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक्रोसिस, कहाँ पे, जो आपके आर्ट्रियोल्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। देन हम बात करें यहाँ पे पेरिफेरल यहाँ पे वैस्कुलर डिजीज़ के केस में, यहाँ पे गैंग्रीनस यहाँ पे नेक्रोसिस इन द एक्सट्रीमिटीज़, मतलब जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं या फिर जो हमारी यहाँ पे हाथ की उंगलियाँ हैं या फिर जो है हमारी पैर की उंगलियाँ हैं, वहाँ पे आपको गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करते हैं यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की, कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है और ये कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की बात की जाए तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है एम्ड एट एलिमिनेटिंग द कॉज ऑफ इंजरी। मतलब मान लीजिए अगर कोई इंजरी हो गई, ठीक है, तो उस इंजरी को जो प्रोटेक्ट करने का जो रिस्पॉन्स होता है ना, या उसको जो है एलिमिनेट करने का जो यहाँ पे एम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन, जो कि क्या करता है, यहाँ पे रिमूविंग यहाँ पे नेक्रोटिक टिश्यू। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा नेक्रोटिक टिश्यू का एलिमिनेशन होगा, या फिर जो आपके यहाँ पे इरिटेटिंग रिपेयर है उनको क्या करेगा, यहाँ पे एलिमिनेट करेगा, ताकि जो है हमारे सेल जो है क्या हो, डैमेज या फिर इन्फ्लेम्ड ना हो। और देखिए यहाँ पे इन्फ्लेमेशन दो तरीके का हो सकता है, यहाँ पे एक हो जाएगा आपका एक्टिव इन्फ्लेमेशन और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रोनिक जो है वो इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको इमीडिएट मतलब तुरंत दिखाई देगा और ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे क्रोनिक
जो है आपका यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है ये आपका प्रोलॉन्ग्ड होगा, ऑफन एसोसिएटेड विथ यहाँ पे फाइब्रोसिस से। देन हम बात करें यहाँ पे कुछ कार्डिनल साइन है इन्फ्लेमेशन की। सबसे पहले देखें रूबर। रूबर का मतलब होता है यहाँ पे रेडनेस। जो है इन्फ्लेमेशन में आपको रेडनेस किसकी वजह से देखने को मिलेगा, तो जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसमें रेडनेस आप देखने को मिलेगा। कैलर मतलब हीट। हीट कब देखने को मिलेगी, जब कभी भी क्या हो जाएगा कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, उसकी वजह से आपको हीट देखने को मिलेगी। यहाँ पर ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग, और स्वेलिंग कब देखने को मिलेगी, यहाँ पे इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी। जब क्या होगा कि जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, अगर इंक्रीज़ हो जाए उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ कहीं भी सोडियम का एक्यूमुलेशन हो रहा है, सोडियम जहाँ कहीं भी एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो अपने साथ साथ क्या लाएगा, पानी लाएगा, और जहाँ कहीं भी पानी जाएगा तो वो क्या कराएगा आपका यहाँ पे स्वेलिंग कराता है। ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे डॉलर जिसका मतलब होता है आपका पेन, यहाँ पे मीडिएटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकाइनिन। देखिए पेन जो है यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर ब्रेडिकाइनिन के लिए जो है वो होता है। ठीक है। और इसमें अगर मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे कोई पेन किलर देना तो यहाँ पे जो आपका COX-1 COX-2 पाथवे होता है जो कि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारा पेन खत्म हो जाता है। तो जो है वो मेडिसिन आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फंक्स्टियोलेशा, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन जो है वो लॉस हो गया है, यहाँ पे टिश्यू डैमेज और यहाँ पे स्वेलिंग। मतलब जो है फंक्शन लॉस कब होगा, जब हमारा टिश्यू जो है डैमेज हो जाएगा या फिर जो है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी तो अपना नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देन हम बात करें यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन की, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन को देखें तो इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो मिनट्स टू डेज़, मतलब कुछ मिनट से लेकर कुछ डेज तक जो है इसका ड्यूरेशन होता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इडिमा देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा। कॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉज एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपका मान लीजिए किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया है, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई प्रोटोजोआ के द्वारा इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। या फिर जो है आपका यहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस हो गया है, यहाँ पे टिश्यू की डेथ हो गई है तो उसके वजह से भी आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन बॉडीज़ है तो यहाँ पे कोई आपका फॉरेन बॉडी की वजह से, जैसे यहाँ पे कोई पैथोजन आ गया, वो भी क्या है एक तरह का फॉरेन बॉडी से, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। या फिर कोई हमारा इम्यून रिएक्शन हो गया है, यहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन अगर हो जाता है कभी कभी तो उस कंडीशन में भी क्या होता है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है देखने को मिलता है एज ए साइड इफेक्ट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, जो कि यहाँ पे कुछ वीक से कुछ ईयर तक के उसमें रहता है, इसका जो है ड्यूरेशन है। देन उसके बाद यहाँ पे लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा आपका फाइब्रोसिस। उसके बाद कॉज की बात करें तो यहाँ पे परसिस्टेंट इन्फेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। परसिस्टेंट इन्फेक्शन कहाँ देखने को मिलता है आपको, टीबी, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के जो है कंडीशन में देखने को मिलता है। और ट्यूबरक्लोसिस में ट्रीटमेंट के तौर पर आप क्या देते हैं, यहाँ पे HRZE, ये क्या होता है, रिजिम होता है, जिसको हम क्या होता है टीबी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को हम देते हैं। उसके बाद हम बात करें कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे सेल को खुद ही डिस्ट्रॉय करता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा इन्फ्लेमेशन, और ये परसिस्टेंटली जो है यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, क्योंकि ये क्या है, ये जो है एक तरह का यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। देन बात करें हम यहाँ पे प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू टॉक्सिन, अगर जो है हम या फिर हमारी बॉडी या फिर हमारे बॉडी का कोई सेल कोई ऑर्गन अगर परसिस्टेंटली यहाँ पे लॉन्ग टाइम एक्सपोजर रहता है किसी भी टॉक्सिन के मतलब जो है रिस्पेक्ट में, देन उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसका एग्जांपल आपका यहाँ पे सिलिका इन सिलिकोसिस, मतलब सिलिकोसिस के केस में जो है अगर सिलिका से कोई पेशेंट जो है वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है तो ये सिलिका क्या है, एक तरह का टॉक्सिन है, और इसकी वजह से भी आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है। देन बात करें हम कुछ वैस्कुलर चेंज इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन कौन से वैस्कुलर चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वैसोडाइलेशन, डेट इज हमारी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएगी, जिसको मीडिएटेड बाय हिस्टामिन और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लीड टू यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे ब्लड फ्लो, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड फ्लो जब भी इंक्रीज होगा तो आपको यहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे हीट
या फिर कॉलर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमियाबिलिटी, वेस्कुलर परमियाबिलिटी की हो जाएगा। इसको कौन मीडिएट करता है? ये भी जो है मीडिएटेड होता है किसके द्वारा? यहाँ पे हिस्टामिन के द्वारा, या फिर ब्रेडिकाइनिन के द्वारा, या फिर जो है ल्यूकोटेरिन्स के द्वारा। और ये क्या है? ये एक तरह का जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, जिसमें आपको यहाँ पे TNF देखने को मिलेगा, इंटरल्यूकिन 1, जो कि क्या है यहाँ पे डिलेड रिस्पॉन्स को शो करता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ लीक ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ पे ईडिमा की वजह से जो है आपको जो फ्लूइड का लीकेज जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे स्टेसिस और यहाँ पे माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या हो जाएगा? देन यहाँ पे स्लोइंग ए ब्लड फ्लो अलाउ यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स टू मूव टू वेसल वॉल, मतलब जो है इसमें क्या हो जाएगा? जो स्लोइंग ऑफ यहाँ पे ब्लड वेसल अलाउ ल्यूकोसाइट टू मूव द वेसल वॉल, इसमें जो ल्यूकोसाइट का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सेलुलर इवेंट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट। सबसे पहले क्या होगा? मार्जिनेशन की बात करें, माइग्रेशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या करेगा? जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है वो रोल अलोंग द एंडोथेलियम, मतलब मान लीजिए ये हमारी एंडोथेलियम है, तो इसके अलोंग ही क्या करेगा? ये रोल आउट करेगा। ठीक है। और ये किसके द्वारा मीडिएटेड होता है? यहाँ पे मीडिएटेड बाई यहाँ पे सेलेक्टिन। दो तरीके की सेलेक्टिन होती है, एक हो जाएगी आपकी ई सेलेक्टिन, दूसरी हो जाएगी आपकी पी सेलेक्टिन। एडहेशन का मतलब होता है चिपकना। अब क्या करेगा? यहाँ पे फर्म अटैच टू द एंडोथेलियम। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे एंडोथेलियम से ये अटैच हो जाए, जिसको जो है ये किसके द्वारा यहाँ पे मीडिएटेड होता है? ये होगा आपका इंटीग्रिन ICAM1 और VCAM1 के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे डायापीडियासिस की अगर हम बात करें, जिसमें क्या होगा? आपको यहाँ पे ल्यूकोसाइड जो है माइग्रेट थ्रू द ब्लड वेसल, मतलब जो है यहाँ पे ब्लड वेसल के अलोंग जो है ये क्या करेगा? यहाँ पे माइग्रेट करेगा। और ये किसके द्वारा मीडिएटेड होता है? और ये मीडिएट होगा आपका यहाँ पे PCAM1 या फिर CD31 के द्वारा। कीमोटैक्सिस की अगर हम बात करें तो मूवमेंट टुवर्ड्स सेफ साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीमोटैक्सिस की बात करें, इसमें जो मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द इंजरी साइड, मतलब जो हमारी इंजरी साइड है वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मूवमेंट होगा। और इसको कौन मीडिएट करता है? यहाँ पे C5a, इंटरल्यूकिन 8, यहाँ पे LTB4 और यहाँ पे बैक्टीरियल प्रोडक्ट, ये क्या करेंगे? इसको मीडिएट करेंगे। देन हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैगोसाइटोसिस में सबसे पहले क्या होता है? रिकॉग्निशन। उसको सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद उसका अटैचमेंट होता है। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मटेरियल होता है, जो कि बैक्टीरिया के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी सेल है या मैक्रोफाजेस है, इनको क्या करती हैं? ईजिली जो है इंगल्फ कर लेती हैं। ठीक है। यहाँ पे IgG और यहाँ पे C3b, जो कि है यहाँ पे कोट दी माइक्रोब्स। इनगल्फमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया अराउंड द माइक्रोब्स। मान लीजिए ये कोई माइक्रोब्स है, तो ये हमारी सेल है, फिर ये सेल ऐसे आगे बढ़ेगी तो यहाँ से एक स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से भी और यहाँ से भी होगा, फिर ये सेल क्या कर लेगी? इसको अपनी तरफ ऐसे इनगल्फ कर लेगी, और जो भी आपका यहाँ पे माइक्रोब्स है वो उसको जो है खा पी के ख़त्म कर दिया जाएगा। देन किलिंग की बात करें तो यहाँ पे फैगोसोम फ्यूज़ विथ लाइसोसोम। जो फैगोसोम्स होता है वो फ्यूज़ करता है किसके साथ? यहाँ पे लाइसोसोम के साथ, और क्या बनाता है? यहाँ पे फैगोलाइसोसोम। किलिंग मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे रॉस के द्वारा जो है इसको किलिंग, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड है, ये भी क्या करता है? यहाँ पे किलिंग में हेल्प करता है। और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल जो रेडिकल है वो भी क्या करता है? यहाँ पे किलिंग में करता है। देन हम एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे माइलोपेरोक्सीडेज प्रोड्यूसेस यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड, जो कि क्या है? हेल्प करता है किसमें? यहाँ पे फैगोसोम्स में। देन हम बात करें कुछ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे वैसो एक्टिव एमीन्स। तो वैसो एक्टिव एमीन्स जो होते हैं ये क्या है? एक तरह के मीडिएटर्स हैं किसके? यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के। हिस्टामिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? वैसो डायलेशन एंड इंक्रीज परमिबिलिटी। ये क्या है? वैसो डायलेशन भी है, और ये क्या करते हैं? आपके इंक्रीज करते हैं किसको? परमिबिलिटी। यहाँ पे सेरोटोनिन की अगर हम बात करें, जो कि रिलीज़ करते हैं, रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स। सेरोटोनिन जो है प्लेटलेट से जो है रिलीज़ होते हैं। सिमिलर इफेक्ट एज हिस्टामिन, जो कि सिमिलर मतलब जो है वर्क करते हैं जैसे हमारा हिस्टामिन जो है वो वर्क करता है। देन हम बात करें यहाँ पे जो है एराकिडोनिक एसिड के मेटाबोलाइट की, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करते हैं? यहाँ पे पेन को क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे फीवर, यहाँ पे PGE2 के थ्रू।
देन यहाँ पे हम देखेंगे ल्यूकोटेरिन्स का। तो यहाँ पे ल्यूकोटोरिन्स क्या है, ये क्या करते हैं, कीमोटैक्सिस, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और यहाँ पे ब्रोंको स्पॉज्म, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन एक तरह का होता है वो इसको क्रिएट करते हैं ल्यूकोटेरिन्स। यहाँ पर लाइपोक्सिन की बात करें जो कि क्या है, यहाँ पे एक तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी। साइटोकाइंस और यहाँ पे कीमोकाइंस की बात करें तो यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1, ये क्या करते हैं, यहाँ पे फीवर को कॉज करते हैं और यहाँ पे एंडोथेलियल एक्टिवेशन करते हैं। इंटरल्यूकिन 6 की अगर हम बात करें जो कि एक्यूट फेज ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और इंटरल्यूकिन 6 जो है ये न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस को परफॉर्म करते हैं। देन यहाँ पे बात करें हम कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे C3A और यहाँ पे C5A जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे फाइलेक्टोक्सिन जो कि कॉज करता है क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे C5A जो कि क्या है, यहाँ पे कीमोटैक्टिक फॉर न्यूट्रोफिल्स, और यहाँ पे C3B जो कि क्या करता है, यहाँ पे ऑप्सनाइजेशन। ऑप्सनाइजेशन क्या करता है, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया या फिर जो भी जो पैथोजन बाहर से हमारे बॉडी में एंट्री किया हुआ है उसको क्या बोलता है, टेस्टी बना देता है, ताकि हमारे जो आपके जो किलिंग सेल होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे आपके मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट होते हैं, उनको जो है इजीली जो है आइडेंटिफाई करके वहाँ पे किल कर देते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ की अगर हम बात करें जो कि रिलीज्ड बाय यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स टू किल माइक्रोब्स बट कैन डैमेज द टिश्यू। देखिए यहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ जो होती हैं ये तो रिलीज जो है न्यूट्रोफिल्स के द्वारा होता है। ये यूजुअली क्या करते हैं, जो है माइक्रोब्स को तो मारती है, लेकिन कभी कभी क्या करती हैं, हमारे जो टिश्यू है उनको भी डैमेज कर देती हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, यहाँ पे वैसो डायलेशन मतलब ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, और साथ ही साथ क्या करता है, यहाँ पे माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारता भी है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रेजोल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हीलिंग विथ रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल फंक्शन। मतलब जो है कि जो इंजरी हुई थी उसको क्या करेगा, ये कंप्लीट तरीके से जो उसको भर देगा, हील कर देगा और रिस्टोर कर देगा। मतलब जैसे नॉर्मली पहले वो ऑर्गन या टिश्यू या फिर जो सेल वर्क करता था वैसे ही नॉर्मली वो क्या करेगा, वर्क करने लगेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हीलिंग बाय फाइब्रोसिस। तो यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन, देखो जब भी हीलिंग होगी फाइब्रोसिस के द्वारा फिर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन व्हेन द टिश्यू कैन नॉट रीजनरेट। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा टिश्यू है वो जनरेट नहीं होगा। अगर उसमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होगा तो जाहिर सी बात उसमें जो है आपका यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर बहुत ही मुश्किल है उसका फिर से रीजनरेट करना। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ पस। यहाँ पे एब्सेस का मतलब होता है यहाँ पे पश का फॉर्मेशन होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्ड ऑफ हो जाएगा जो कलेक्शन ऑफ पस है। देन हम बात करें यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, इफ़ इट यहाँ पे इंसल्ट परसिस्टेड और यहाँ पे रेजोल्यूशन फेल। अगर ये बहुत लंबे समय तक जो है इस पर परसिस्टेड कर रहा है तो जो आपका रेजोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देन यहीं पे हम बात करेंगे यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के फीचर के। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें इन्फिल्ट्रेशन होता है किसके द्वारा, जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं उनके द्वारा, जो हमारी प्लाज्मा सेल्स हैं उनके द्वारा, और जो हमारा जो है यहाँ पे माइक्रोफाजेस हैं उनके द्वारा जो है क्या होगा, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में फिल्ट्रेशन होता है। देन हम बात करें यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो कि मीडिएटेड बाई यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हीलिंग बाई यहाँ पे एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, तो ये हो जाएंगी आपकी यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस और यहाँ पे सिस्टेमिक लूपस इरिथमेटोस। ये क्या है, आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। यहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पे टीबी या फिर जो है आपका यहाँ पे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद या फिर मान लीजिए यहाँ पे प्रोलॉन्ग टॉक्सिन एक्सपोजर, मतलब जो है कोई टॉक्सिन है उसके एक्सपोजर में बहुत लंबे समय तक अगर आपका टिश्यू रह रहा है तो जो है आपको क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की। जो कि आप यहाँ पे सिलिका डस्ट, मतलब जो कोई अगर कोई वर्कर है अगर वो सिलिका डस्ट की इंडस्ट्री में काम करता है सिलिका की, तो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस जो है या फिर परसिस्टेंट लंबे समय तक जो है उस टॉक्सिन के
जो है यहाँ पे एक्सपोजर में रहा तो उसकी वजह से उसको सिलिकोसिस हो जाएगा। या कोई यहाँ पे एस्बेस्टोस की इंडस्ट्रीज़ में काम करता है और वो उसको क्या है कॉन्टिन्यूस थ्रेट है किस चीज़ का, एस्बेस्टोस का, उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे उसको प्रोलॉन्ग टॉक्सिन एक्सपोजर की वजह से यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की, तो ये क्या है एक तरह का आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें क्या होता है आपको यहाँ पे ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब ग्रेनुलोमा क्या होता है, ग्रेनुलोमा क्या है यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ यहाँ पे एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस, मतलब माइक्रोफेजेस का क्या है ये एक्टिवेटेड एग्रीगेट है जिसको हम बोलते हैं इप्थिलॉइड यहाँ पे टिश्यू, जो कि सराउंड होता है किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जाइंट सेल, जाइंट सेल क्या है यहाँ पे फ्यूज्ड मैक्रोफाजेस जिसको हम क्या बोलते हैं एग्जांपल के तौर पर लैंगरहैंस जाइंट सेल। कॉज की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कॉज जो होता है ना वो इन्फेक्टिव ही होता है। तो यहाँ पे जो है ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें टीबी की वजह से, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे किजिएटिंग ग्रेनुलोमास देखने को मिलेगा, या फिर जो है आपका कोई फंगस इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से भी देखने को मिलेगा। नॉन इन्फेक्शस की बात कीजिए तो वहीं जो आपका जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, जैसे आपकी सिलिका की इंडस्ट्री होगी, एस्बेस्टोस की इंडस्ट्री होगी, या फिर आपका यहाँ पे कोई क्रॉन्स डिसीज़ है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी की वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब जो है इन्फ्लेमेशन का जो है सिस्टेमिक इफेक्ट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे फीवर में जो है यहाँ पे पायोजेंस, यहाँ पे ये किसकी वजह से होता है आपका इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, जो कि क्या करेगा यहाँ पे स्टिमुलेट कर देगा किसको, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन को, और सिंथेसिस इन द हाइपोथैलेमस, उसकी वजह से आपको फीवर हो जाएगा। एक्यूट फेज प्रोटीन की अगर हम बात करें तो एक्यूट फेज प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, यहाँ पे CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, या फिर जो है आपका फाइब्रिनोजेन के द्वारा यहाँ पे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी किसको, यहाँ पे फाइब्रोजेन की वजह से क्या होगा यहाँ पे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे एक्यूट फेज ऑफ प्रोटीन में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस की, तो इसमें क्या हो जाएगा इंक्रीज WBC काउंट, यहाँ पे WBC का जो काउंट है वो क्या हो जाएगा आपका, वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रोफिलिया आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे न्यूट्रोफिलिया जिसमें क्या होता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिम्फोसाइटोसिस की बात करें इसमें आपको वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और इस्नोफिलिया जो है आपको यहाँ पे पैरासिटिक इन्फेक्शन या फिर एलर्जी के केस में क्या होगा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसके वजह से जो है आप अगर देखिए आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करेगा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, अगर लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है बी सेल एंटी सेल तो ये आपको जो है इंडिकेट करेगा कोई वायरल इन्फेक्शन, और किसी का अगर यहाँ पे इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ है तो ये आपको जो है कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन या फिर एलर्जी को जो है इंडिकेट करता है। इसी में आपका अस्थमा भी आता है, अस्थमा के केस में भी क्या होता है आपका जो इस्नोफिलिया का लेवल होता है वो क्या होता है बढ़ा हुआ दिखाई देगा। देन सेप्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीवियर सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ पे पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्या पैटर्न होगा आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देखिए अगर कोई सीरियस इन्फ्लेमेशन है तो उसमें आपको यहाँ पे वाटरी एक्जुडेट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर आपका ब्लिस्टर देखिए जब कभी भी फूटता है तो उसमें वाटरी लाइक एक्जिट्यूट जो है वो निकलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है, तो ये मान लीजिए ब्लिस्टर है, इसमें जो है ये भरा हुआ है, जब कभी भी ये फूटेगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वाटरी एक्जिट्यूट जो है वो देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे फिब्रिनस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, इसमें क्या होता है फिब्रिन का क्या होता है आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्रूलेंट, जो कि क्या है यहाँ पे सुपोरेटिव इन्फ्लेमेशन, जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे पस का फॉर्मेशन, या फिर जो है यहाँ पे एग्जाम्पल में एब्सेस के केस में क्या होता है आपको यहाँ पे पस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, देन हम बात कर देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारे फेस पे, मान लीजिए कोई ये फेस पे ऐसे हो जाता है, अब फेस पे कभी कभी लोग हो जाता है तो उसको ऐसे फोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब कभी भी आप उसको फोड़ेंगे ना तो वो बाहर की तरफ तो फूटेगा ही फूटेगा, साथ में वो अंदर की तरफ भी फूट जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे ये क्या करेगा आपका इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो इसीलिए जो है इसको अपने आप हील होने दें, या फिर जो है आप यहाँ पे उसकी मेडिसिन लें। ठीक है, आपको उसको फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो क्या करेगा और जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और आपको यहाँ पे पोर्स भी दिखाई देंगे। यहाँ पे अल्सरेशन की अगर हम बात करें तो अल्सरेशन में क्या होता है आपको यहाँ पे इरोजन ऑफ इपिथेलियम, एग्जाम्पल जो है क्या आपको पेप्टिक अल्सर के केस में देखने को मिलेगा कि जो आपकी इपिथेलियम है वहाँ पे इरोजन जो है वो
हुआ देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे क्लिनिकल एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेमेशन की, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक्यूट एपेंडिसाइटिस के केस में इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन इन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में आपको यहाँ पे न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि है एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़, इसमें क्या हो जाएगा आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन विद यहाँ पे साइनोवियल हाइपरप्लेशिया, यहाँ पे जो है नंबर जो है आपका हाइपरप्लेशिया हो जाएगा। देन हम बात करें यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की, तो ट्यूबरक्लोसिस में आपको ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा विथ कैसेशन। देन हम बात करें यहाँ पे अस्थमा की, तो अस्थमा में क्या होगा, यहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन विथ इस्नोफिल्स एंड यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म। देन हम देखते हैं यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में। देखिए जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में क्या देखते हैं, हम स्टडी करेंगे किसकी, सबसे पहले हम जीन की स्टडी करेंगे, फिर उन जीन में जो जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है। देखिए जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पे इवोल्यूशन होता है ना, ठीक है, इवोल्यूशन तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जीन क्या है ना, ये जो है आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किसकी, यहाँ पे जेनेटिक्स में। एंड हेरिडेटरी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हेरिडेटरी का मतलब होता है एक करेक्टर को जो है अपने फॉरवर्ड आने वाली जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र करना। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पे हेल्प करता है अंडरस्टैंड यहाँ पे कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, कैंसर एंड यहाँ पे इनहेरिटेड डिजीज। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जेनेटिक्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो है, देखिए 23 क्रोमोसोम आपका फादर से आता है, 23 क्रोमोसोम आपके मदर से आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मदर या फादर जो है किसी डिजीज़ से जो है वो जो है क्या होते हैं यहाँ पे ग्रसित हैं, तो क्या होता है वही डिजीज़ जो है उनके बच्चों में चली जाती है। अगर वो डोमिनेंट कंडीशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बच्चों में भी डिजीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर मदर और फादर जो है डोमिनेंट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो बच्चा आएगा वो कैरियर बन जाएगा। फिर उसके बाद भी अगर आता ऐसे कैरियर आएंगे तो कैरियर भी क्या करेगा, आगे जाके यहाँ पे डिजीज़ का प्रोडक्शन कर देगा। तो यहाँ पे जो है जेनेटिक्स में हम यही सब के बारे में स्टडी करते हैं कि जो है अगर किसके जीन में कोई म्यूटेशन हो गया उसकी वजह से कोई डिजीज़ हो गया, या फिर कोई जेनेटिक वेरिएशन हो गया है, या फिर जो है आपका हेरिडिटी मतलब माता पिता से जो है कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि बच्चों में ट्रांसफ़र हो गई है, तो उसके बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, डीएनए और क्रोमोसोम। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका डीएनए है, डीएनए की कंपोजिशन वो क्या है, आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि बना होता है किसका, आपका न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमिन टी से, साइटोसिन सी से, और यहाँ पे ग्वानिन यहाँ पे जी से। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्रोमोसोम, तो ह्यूमन में जो है कितने क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते हैं। डेट इज़ यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच इंडिविजुअल। यहाँ पे 22 पेयर ऑफ यहाँ पे ऑटोसोम होते हैं, और एक पेयर जो था वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। और वो अगर देखिए अगर फीमेल है तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे XX हो जाएगा, और अगर यहाँ पे जो है आपका मेल है तो उस कंडीशन में आपका XY हो जाएगा। देन हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होने की वजह से जो है आपका डिसऑर्डर जो है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस पैटर्न, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट, यहाँ पे 1 म्यूटेटेड एलील इज़ इनफ फॉर डिजीज़। मतलब देखिए यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन अगर, तो अगर इसमें कोई एक एलील भी जो है आपका म्यूटेटेड हो गया ना, तो वो क्या करेगा, वो जो है डिजीज़ कॉज करने के लिए इनफ है, और किसी जो है एलील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पर जो है यहाँ पे मार्फन सिंड्रोम के केस में आपका जो यहाँ पे फिब्रिलिन होता है ना, उसमें क्या हो जाएगा, आपका म्यूटेशन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के केस में क्या हो जाएगा, जो आपका लो डेंसिटी लिपिड रिसेप्टर है उसमें क्या हो जाएगा, आपका म्यूटेशन हो जाएगा। देन हम बात करें यहाँ पे ऑटोसोमल रेसेसिव के कंडीशन में क्या होगा कि दोनों एलील जो है मस्ट बी म्यूटेटेड फॉर डिजीज़। अगर उस डिजीज़ को कॉज करना है तो यहाँ पे दोनों जो एलील होते हैं या वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे, तभी जो है डिजीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में, तो वहाँ पे सिर्फ एक जीन ही अगर जो है म्यूटेटेड हो गया तो वही जो है सफिशिएंट रहेगा यहाँ पे डिजीज़ को कॉज करने के लिए। लेकिन ऑटोसोमल रेसेसिव के केस में यहाँ पे दोनों एलील को क्या होना पड़ेगा, म्यूटेटेड होने पड़ेगा अगर डिजीज़ को कॉज करनी है। फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, इसमें जो है HbS म्यूटेशन हो जाता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसमें CFTR जीन का जो है क्या हो जाएगा, म्यूटेशन है, जो कि क्या है एक तरह का ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन होती है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे X लिंक्ड म्यूटेशन ऑन द X क्रोमोसोम। देखिए X लिंक्ड रेसेसिव की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, यहाँ पे अफेक्ट करता है मेल मोर देन फीमेल, मतलब जो है यहाँ पे मेल को जो है ज़्यादा अफेक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल। कौन, यहाँ पे जो X लिंक्ड रेसेसिव है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हीमोफीलिया A, उसके बाद यहाँ पे डाउनी मैस्कुलर
यहाँ पे डिस्ट्रॉफीज, ये भी क्या है एक तरह की यहाँ पे एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन होती है। उसके बाद हम बात करें कुछ यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे कॉज्ड बाई एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर या फिर जो है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ट्राइसोमी 21, जो 11 मतलब जो है क्रोमोसोम नंबर 20 होता है ना, उसमें क्या होता है एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। वैसे नॉर्मली जो है यहाँ पे ये पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे 23 के केस में यहाँ पे 3 क्रोमोसोम आपको, एक जो है क्रोमोसोम नंबर 23 में आपको 3 क्रोमोसोम जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी बच्चे में, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट भी हो सकता है, और यहाँ पे फ्लैट फेस प्रोफाइल, यहाँ पे जो है चपटा फेस आपको देखने को मिलेगा। देन हम बात करते हैं यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम की, जिसका जो है रिप्रेजेंटेशन कितना है यहाँ पे 46x होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट सूचर देखने को मिलेगा, वेब्ड नेक, मतलब जो है यहाँ पे नेक और यहाँ पे शोल्डर के बीच में आपको ज़्यादा गैप नहीं देखने को मिलेगा, वेब्ड नेक देखने को मिलेगा, और इसमें जो आपकी ओवरीज है वो क्या हो जाएंगी, स्टिक ओवरीज होगी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है यहाँ पे 47XXY, मतलब जो है एक एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जब आप इसकी कैरियोटाइपिंग करेंगे। इस वजह से जो है आपको यहाँ पे टॉल स्ट्रेचर देखने को मिलेगा। गेस्टोमेसिया, मतलब यहाँ पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेल में जो है वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे टेस्टिकुलर में क्या हो जाएगा आपका एट्रोफी भी देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर, मतलब मल्टीपल फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिसऑर्डर को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल जीन, मतलब जीन तो रिस्पॉन्सिबल है ही इस डिसऑर्डर को कॉज करने के लिए, उसके साथ साथ जो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी क्या करता है इसमें इंक्लूड होता है। जैसे आपका हम बात करें यहाँ पे डायबिटीज़ के केस में, हाइपरटेंशन के केस में, और यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। देन हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर की, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में आपको यहाँ पे मैटरनल इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा, जिसमें एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लीवर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है ये देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब किस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे जीन में म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन, मतलब जो है क्या, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से आपको यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलेगी। और इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ग्लूटामेट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वेलिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, तो यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जो है आपका एडिशनल और यहाँ पे डिलीशन ऑफ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगा, यहाँ पे अल्टरिंग द रीडिंग फ्रेम, मतलब जो आपका रीडिंग फ्रेम है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्टर्ड जो है यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे टेशेक डिजीज़, यहाँ पे नॉनसेंस म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्री मैच्योर यहाँ पे स्टॉप कोडॉन फॉर्मेशन, यहाँ पे प्री मैच्योरली क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किस चीज़ की, यहाँ पे मिससेंस म्यूटेशन, यहाँ पे वन अमीनो एसिड यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर, इसमें क्या होता है एक अमीनो एसिड जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है दूसरे अमीनो एसिड के प्लेस पे। ठीक है, और इसमें जो है आपको यहाँ पे जो है इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन में गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे जो है ऑन्कोजीन इन कैंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ऑन्कोजीन आ जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शनिंग में गेन हो जाएगा। और यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन इन कैंसर, मतलब जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है कैंसर में, जो कि क्या होता है अगर उसमें जो है क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, जैसे यहाँ पे P53 में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन, यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या हो, कैंसर हो जाए। देन हम बात करें यहाँ पे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे पिडिग्री चार्ट, यहाँ पे यूज टू स्टडी यहाँ पे इनहेरिटेंस पैटर्न। पिडिग्री चार्ट जो है हम यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए जो इनहेरिटेंस पैटर्न है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में क्या होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे वर्टिकल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे ऑटोसोमल रेसेसिव के केस में, इसमें आपको हॉरिजेंटल पैटर्न ऑफ यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स लिंक की बात की तो इसमें आपको यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक
ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका इंजाइमेटिक डिफेक्ट। सबसे पहले बात करें यहाँ पे फेलाइन कीटोन्यूरिया की, इसमें क्या होता है यहाँ पे फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा आपको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो देखने को मिलेगी। गाउचर डिजीज़ की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पे ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे लिपिड एक्यूमुलेशन इन मैक्रोफेजेस जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डिफेक्ट, यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे डिफेक्टिव CFTR जीन, यहाँ पे थिक म्यूकस इन लंग्स एंड यहाँ पे पैनक्रियाज आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्फन सिंड्रोम होता है, जिसमें आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन का डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है फिब्रिलिन 1 म्यूटेशन, जिसमें आपको यहाँ पे एओर्टिक एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा और यहाँ पे लेंस में क्या हो जाएगा डिसलोकेशन हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जेनेटिक बेसिस ऑफ यहाँ पे कैंसर की, तो यहाँ पे जो आपका ऑन्कोजीन क्या है, ये एक तरह का जो है म्यूटेटेड प्रोटो ऑन्कोजीन है जो कि प्रमोट करता है यहाँ पे अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ। इसमें क्या हो जाएगी आपको अनरेगुलेटेड यहाँ पे सेल ग्रोथ, जो कि जो है हमारे बॉडी के द्वारा नॉर्मली जो है वो रेगुलेट नहीं करेगी, उसमें क्या होगा अनकंट्रोल्ड तरीके से जो है क्या हो जाएगा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो रास जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो ये प्रमोट करता है यहाँ पे जो है अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन कहाँ देखने को मिलेगा, जब आपका यहाँ पे रास जीन में म्यूटेशन हो जाएगा उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे HER2 जो है यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन की वजह से जो है आपको यहाँ पे रैपिड जो है क्या हो जाएगा ग्रोथ देखने को मिलेगा, कहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के कंडीशन में। देन यहाँ पे हम बात करेंगे किस चीज़ की, यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन की। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है, ये क्या करता है प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट यहाँ पे अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन। मतलब जो है अगर आपके पास जो है यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन ना हो तो जितने भी सेल हमारे बॉडी में वो क्या हो जाएंगे अनकंट्रोलली जो है वो डिवाइड करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करता है, जो अनकंट्रोल या फिर अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन होता है उससे क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे P53, यहाँ पे गार्जियन ऑफ जीनोम, मतलब जो जीनोम का गार्जियन कौन है यहाँ पे P53, यहाँ पे म्यूटेटेड इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द कैंसर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसर के केस में क्या होता है, इसमें जो है म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा कि अब इसमें म्यूटेशन हो गया तो ये जो है अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन को रोकता था, तो वो जो आपका जो प्रोटेक्टिव एजेंट है वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो गया। अब जाहिर सी बात है जो कैंसर होगा वो क्या करेगा अपने आप को अनकंट्रोल्डली जो है वो डिवाइड करेगा। RB जीन की बात करिए तो यहाँ पे ये म्यूटेशन लीड टू यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा। अगर RB जीन मतलब जो RB सप्रेसर जीन अगर प्रेजेंट है तब क्या होगा कि रेटिनोब्लास्टोमा नहीं होगा, क्योंकि उसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे RB सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाएगी उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर रेटिनोब्लास्टोमा हो जाएगा। देन बात करें यहाँ पे DNA रिपेयर जीन की, तो एग्जांपल यहाँ पे BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन इन द ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। मतलब जब कभी भी आपको BRCA1 और BRCA2 जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तब आपको यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर और यहाँ पे ओवेरियन कैंसर जो है वो दिखाई देगा। देन हम बात करें यहाँ पे एपिजेनेटिक्स की। एपिजेनेटिक्स क्या होता है, यहाँ पे स्टडी ऑफ यहाँ पे हेरिटेबल चेंज इन जीन एक्सप्रेशन। जब कभी भी यहाँ पे हेरिटेबल चेंज होगा कहाँ पे जीन एक्सप्रेशन में विदाउट DNA सिक्वेंसिंग अल्ट्रेशन, मतलब जो DNA का सिक्वेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज कहाँ पे होगा हमारे जीन के एक्सप्रेशन में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। इसका मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे DNA मिथाइलेशन के थ्रू हो सकता है, क्या यहाँ पे साइलेंस कर दीजिएगा किसको जीन को। देन आफ्टर यहाँ पे हिस्टोन मॉडिफिकेशन के द्वारा हो सकता है, अफेक्ट करता है यहाँ पे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को। उसके बाद हम बात करें नॉन कोडिंग RNA जो कि रेगुलेट करेगा यहाँ पे जीन के एक्सप्रेशन को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्रीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस मेथड की बात करें तो यहाँ पे एमिनोसेंटेसिस। देखिए एमिनोसेंटेसिस जो है एक तरह का प्रोसीजर होता है जिसको जो है परफॉर्म किया जाता है कि अगर बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसको जो है हम अबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो है बहुत से लोग कभी कभी इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ पे जो है जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते, तो कभी कभी इसको जो है इस पर बैन भी लगा दिया गया था। लेकिन इसको जो है यूजली किस चीज़ के लिए किया जाता था, इसको जो है यूजली जो है यहाँ पे जो है कोई अगर जेनेटिक डिफेक्ट है बच्चे में तो उसके लिए जो है यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या किया जाता था, कलेक्ट किया जाता है यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड फॉर जेनेटिक टेस्टिंग। यहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग के लिए एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है और उसमें क्या पता लगाया जाता है कि कोई इसमें जो है आपका प्रीनेटल जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। देन आप बात करें हम क्रोनिक वेलनेस सैम्पलिंग, इसमें भी क्या करता है यहाँ पे टेस्ट
किया जाता है जो हमारे यहाँ पे प्लेसेंटल टिश्यू होते हैं उसको लेके। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नॉन इन्वेसिव यहाँ पे प्रीनेटल टेस्टिंग, जिसमें क्या है यहाँ पे एनालाइज करते हैं यहाँ पे फीटल डीएनए इन मैटरनल ब्लड, मतलब फीटल डीएनए का जो है एनालिसिस करते हैं किसमें, मैटरनल ब्लड में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्लिनिकल जेनेटिक सिंड्रोम की, इसमें सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे टॉल स्ट्रेचर देखेंगे, यहाँ पे लेंस का डिसलोकेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पे एओर्टिक एन्युरिज्म देखने को। उसके बाद यहाँ पे एनलर डैनलोस सिंड्रोम की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी स्किन और यहाँ पे जॉइंट हाइपर मोबिलिटी भी कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे एनलर डैनलस सिंड्रोम के केस में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो है न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस की, तो न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस NF1, इसमें जो है कैफी ल्यूट स्पॉट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे न्यूरो फाइब्रोमास या फिर जो है आपका ऑप्टिक ग्लाइयोमा जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज़ की, इसमें क्या होता है आपको यहाँ पे ट्राई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे रिपीट देखने को मिलेगा CAG का, इसकी वजह से आपको यहाँ पे कोरिया और डिमेंशिया यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी जो है वो देखने को मिलेगी। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की अगर हम बात करें, इसमें जो आपका ट्राई न्यूक्लियोटाइड का रिपीट होगा, कौन से यहाँ पे CGG का, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे लार्ज ईयर और यहाँ पे माइक्रो ऑर्किडिज्म जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कैरियोटाइपिंग की, तो यहाँ पे कैरियोटाइपिंग में जो कि क्या करता है यहाँ पे डिटेक्ट करता है किसको, यहाँ पे डिटेक्ट यहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को, और इसमें आपको कब देखने को मिलेगा, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फिश जो है एक तरह की टेक्निक होती है जो कि लोकेट करती है यहाँ पे स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को, यहाँ पे फ्लोरोसेंस इन सितु हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें PCR का मतलब होता है यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि क्या करता है यहाँ पे एम्पलीफाई करता है किसको, DNA फॉर एनालिसिस। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की अगर हम बात करें, जो कि डिटेक्ट करता है किसको, यहाँ पे म्यूटेशन इन एंटायर जीनोम। देन हम बात करें यहाँ पे की जेनेटिक कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे पेनिट्रेंस, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ म्यूटेटेड हु एक्सप्रेस द फिनोटाइप, मतलब जो है इसमें क्या होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल जिसमें क्या होता है म्यूटेशन हो गया है वो एक्सप्रेस करता है फिनोटाइप। देखिए दो तरीके, एक होता है आपका जीनोटाइप, एक होता है आपका फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप वो होता है जिसमें क्या होता है कि जो है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो दिखाई देगा, मतलब द कैरेक्टर विच आर विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो कि ऑर्गेनिज्म में विजिबल होंगे तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। और यहाँ पे जीनोटाइप का मतलब होता है जिसमें जो है जीन का डिस्क्रिप्शन, मतलब जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा जब तक आप उसको जो है डायग्नोसिस नहीं करोगे। तो इसमें एक्सप्रेसिविटी क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशन इन द फिनोटाइप एमंग इंडिविजुअल विद द सेम जीनोटाइप, मतलब जो है उसके जो जैसे ही फिनोटाइप में जो है क्या हुआ है वेरिएशन हुआ है, उसी तरह जो है इसके जीनोटाइप में भी वेरिएशन होता है। देन हम बात करें यहाँ पे एंटीसिपेशन की, तो एंटीसिपेशन में क्या होता है कि सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं जो है अपीयर होते हैं अर्लियर और मोर सेवियर इन सक्सेसिव जनरेशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए पेरेंट्स को कोई डिजीज़ थी, ठीक है, अब वो जो है क्या होता है कि जब वो उनके बच्चे आएंगे तो वो जो सिम्टम्स होंगे वो उनके बच्चों में और सीवियर फॉर्म में जो है क्या होगा दिखाई देगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज़ के केस में देखा जाता है। मोज़ाइकिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट यहाँ पे सेल लाइन इन एन इंडिविजुअल, इसमें क्या होता है आपको जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सेल लाइन देखने को मिलेगी कहाँ पे, इंडिविजुअल्स में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर की, तो देखिए यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज़ में क्या होता है किस जो है आपका यहाँ पे कोडॉन का रिपीट होता है, तो यहाँ पे CAG का जो है वो क्या होगा रिपीट होगा। और कौन सी जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे HTT। और यहाँ पे आपको कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो है वो दिखाई देंगे, जैसे आपका कोरिया है वो दिखाई देगा, यहाँ पे डिमेंशिया है, साइकेट्रिक चेंजेस भी हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। दैन हम बात करें यहाँ पे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की, जिसमें जो है आपका CGG का जो है रिपीट होता है, इसमें जो है FMR1 जो जीन का म्यूटेशन होता है, इसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो है मैक्रो ऑर्किडिज्म भी देखने को मिलेगा। उसके बाद करें मैंने मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या होता है यहाँ पे CTG जीन का म्यूटेशन होता है और यहाँ पे DMPK का जीन म्यूटेशन हो जाएगा, ये रिपीटेड ये सीक्वेंस जो है वो रिपीट कर जाएगा। उसकी वजह से आपको यहाँ पे मसल वास्टिंग देखने को मिलेगी, कैटरेक्ट और यहाँ पे हार्ट डिफेक्ट भी देखने को मिलेगा। देन मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए जेनेटिक डिफेक्ट तो होगा, उसके साथ साथ इसमें जो है इन्वायरमेंट भी बहुत ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो रही है और यहाँ पे क्लेफ्ट लिप और यहाँ पे क्लेफ्ट, मतलब जो है
ये लिफ है आपका, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फटा हुआ दिखेगा, जो है प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नियोप्लेसिया की। नियोप्लेसिया क्या है, ये एक तरह का एबनॉर्मल अनरेगुलेटेड एक्सेसिव ग्रोथ है किसका, सेल का, डेट परसिस्टेड इवन आफ्टर यहाँ पे कैसेशन ऑफ द स्टूमुलस। मतलब जो है अगर स्टूमुलस खत्म भी हो जाता है फिर भी क्या होता है, इसमें एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है किसकी, सेल की, जो कि क्या है, एबनॉर्मल है और यहाँ पे अनरेगुलेटेड होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। न्यूप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, द न्यू ग्रोथ इज ऑल्सो नोन एज ट्यूमर। और इसमें जो न्यू ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। देखिए ट्यूमर दो तरीके का हो सकता है, एक हो जाएगा आपका बेनाइन ट्यूमर और एक हो जाएगा आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होता है यहाँ पे लोकलाइज्ड होता है, डज नॉट इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यू। मतलब देखिए बेनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है, अगर मान लीजिए बेनाइन ट्यूमर जो है आपके लंग्स में हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो है लंग्स से होकर ना तो ब्रेस्ट में जाएगा, ना तो ब्रेन में जाएगा, ना तो किसी और ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगा। मतलब ये जहाँ पे हुआ है वहीं पे कन्फाइंड रहेगा और अपने जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर में जो भी ऑर्गन है, टिश्यू हैं, आपके सेल्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, डैमेज नहीं करेगा। लेकिन हम ऑन द अदर हैंड अगर हम मेलिग्नेंट ट्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये इन्वेसिव है और कैपेबल ऑफ मेटास्टेसिस डेट इज कैंसर। मतलब जो है अगर मान लीजिए आपका ट्यूमर लंग्स में हो गया तो ये क्या करेगा, आपका या तो हेमेटोजीनस स्प्रेड के थ्रू या तो जो है यहाँ पे लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे जो आपके अगल बगल के ऑर्गन है इनमें भी क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। मान लीजिए आपका लंग्स में हो गया तो ये क्या करेगा, हमारे ब्रेस्ट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, हमारे जो है हार्ट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, या फिर जो है हमारे ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात ये हो गई, जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो अपने कन्फाइंड लोकेशन पे ही रहता है, अगल बगल स्ट्रक्चर को जो है वो क्या करता है, यहाँ पे इन्फेक्ट नहीं करता है। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा नहीं है, ये क्या करता है, अपने अगल बगल वाले स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, मेटास्टाइज करता है, डेट इज यहाँ पे उनको भी इन्फेक्ट करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यहाँ पे न्यूप्लाज्म की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बेनाइन ट्यूमर की। तो बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, ठीक है, और क्या हो जाएगी, वेल डिफरेंशिएटेड सेल, मतलब रिसेंबल यहाँ पे नॉर्मल टिश्यू, मतलब जैसे नॉर्मल सेल जो है वो डिवाइड करते हैं वैसे भी आपका जो बिनाइन ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। देन ये क्या हो जाएंगे आपके इनकैप्सुलेटेड और यहाँ पे नॉन इनकैप्सुलेटेड के साथ साथ नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है कि ये जहाँ है वहीं रहेंगे, अपने अगल बगल वाले स्ट्रक्चर को जो है ये इन्वॉल्व नहीं करते। यहाँ पे कोई भी मेटास्टेसिस, मतलब जो है ये नहीं कि लिम्फ के थ्रू जो है ये कहीं और चला गया वहाँ भी इन्फेक्शन कर दिया, या फिर हेमेटोजेनिस स्प्रेड के थ्रू कहीं और चला गया वहाँ भी इन्फेक्ट कर दिया, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे लियोमायोमास, यहाँ पे यूट्राइन फाइब्रॉइड, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की अगर हम बात करें तो ये जहाँ हुए रहते हैं वहीं पे रहते हैं और अगल बगल वाले स्ट्रक्चर को ये इन्वॉल्व नहीं करते। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मेलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम बोलते हैं कैंसर। इसमें क्या होता है, जो आपकी ग्रोथ होती है ना वो रैपिड ग्रोथ होती है। यहाँ पे नॉर्मल सेल में जो ग्रोथ होती है उसके कंपैरिजन में जो आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वहाँ पे ग्रोथ क्या होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएशन जो है नहीं होता है, इसलिए जो है ये एनाफाइलेक्टिक है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे इन्वेसिव इनटू सराउंडिंग टिश्यू, मतलब जो है ये अपने सराउंडिंग टिश्यू को भी या फिर सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे भी ये इन्वेड करते हैं। इसमें जो है मेटास्टेसिस होता है, मेटास्टेसिस जो है यहाँ पे लिम्फेटिक के थ्रू, ब्लड के थ्रू, या फिर जो है बॉडी की कैविटी के थ्रू जो है हो सकता है। और इसका एग्जांपल जो है यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलॉन, मतलब अगर आपके कोलॉन में एडिनोकार्सिनोमा हो गया तो ये नहीं कि जो कोलॉन में हुआ तो सिर्फ वो वहीं तक ही सीमित रहेगा, लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे ये है आपका इन्वेसिव, मतलब जो है और भी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है या फिर सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ को भी ये इन्वॉल्व करेगा और उनको भी क्या करेगा, ये डैमेज करेगा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर की बात करिए बेस्ड ऑन टिश्यू एंड ओरिजिन, तो यहाँ पे सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू ट्यूमर जो है, तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन का एग्जांपल है आपका यहाँ पे एडिनोमा, एग्जांपल है यहाँ पे थायराइड एडिनोमा। कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। यहाँ पे मेसेनकाइमल ट्यूमर की बात करते हैं बेनाइन, जिसका मतलब होता है लाइपोमा फैट। लियोमायोमस यहाँ पे स्मूथ मसल। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मैलिग्नेंट सार्कोमा, एग्जांपल जो है ऑस्टियो सार्कोमा। देन मिक्स्ड ट्यूमर की बात कीजिए तो यहाँ पे बोथ एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल कंपोनेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या है यहाँ पे एक तरह का मिक्स्ड ट्यूमर। टेराटोमा की बात कीजिए तो यहाँ पे ट्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम 3 जर्म लेयर, मतलब ऐसा ट्यूमर जो कि हमारी जो तीनों जर्म लेयर थी, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों से जो है वो क्या करता है, डिराइव्ड होता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ पे मैच्योर सिस्ट टेराटोमा, जो कि क्या है एक तरह का डर्मेटॉइड
यहाँ पे डर्मोइड सिस्टम, देन स्पेशल ट्यूब जिसमें आपका हमार्टोमा आता है। हमार्टोमा क्या है, यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे टिश्यू ग्रोथ एट द नॉर्मल साइड। यहाँ पे नॉर्मल साइड पे आपको डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू की ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं हमार्टोमा। यहाँ पे क्रिस्टियोमा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल टिश्यू इन एबनॉर्मल लोकेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक टिश्यू जो कि आपको स्टमक में देखने को मिलेगा। हॉलमार्क ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सस्टेन्ड प्रोलिफेरेटिव सिग्नलिंग आपको देखने को मिलेगी इसमें। इसके जो है एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन, यहाँ पे जो रास जीन होता है उसकी वजह से। यहाँ पे इन्वेडिंग यहाँ पे ग्रोथ सप्रेसर, यहाँ पे ये इन्वेट करेंगे किसको, यहाँ पे ग्रोथ, मतलब जो है नॉर्मली क्या होता है, ग्रोथ सप्रेसर जो है वहाँ पे एक्टिव होते हैं, इस वजह से जो यहाँ पे ट्यूमर कॉजिंग जीन होते हैं वो सप्रेस होते हैं। लेकिन हमारा जो अगर ये जो ग्रोथ सप्रेसर जो है इसको क्या कर देंगे, हम जो है क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन हो जाएगा P53 और यहाँ पे RB जीन। देन हम बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ यहाँ पे सेल डेथ, तो यहाँ पे अवॉइडिंग एपोप्टोसिस, यहाँ पे BCL2 और ओवर एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिमिटलेस रिप्लिकेशन पोटेंशियल जो कि आपको टेलोमेरेज यहाँ पे एक्टिवेशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे इंड्यूसिंग यहाँ पे एंजियोजेनेसिस, यहाँ पे VEFG प्रमोशन, न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, इसमें आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से आपको यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, यहाँ पे क्या होता है कि लॉस ऑफ ई कैड्रिन हो जाता है और यहाँ पे ECM का डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा। ट्यूमर डिफ्रेंशिएशन एंड ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो इसमें आप जो है यहाँ पे वेल डिफ्रेंशिएटेड रिसेंबल टिश्यू और ऑफ ओरिजिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे पुअरली डिफ्रेंशिएटेड दैट इज बेयरली रिसेंबल टू टिश्यू ऑफ ओरिजिन, और एनाप्लेजिया में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब इसमें जो है डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, जो कि क्या दिखाएगा यहाँ पे हाई ग्रेड ऑफ मैलिग्नेंसी को ये रिप्रेजेंट करता है। ग्रेडिंग की बात करिए तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड माइटोटिक एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रेडिंग। ये ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे लो टू हाई, मतलब 1 to 4। यहाँ पे पाथवे ऑफ यहाँ पे मेटास्टेसिस, तो सबसे पहले जो पाथवे है वो क्या है आपका लिम्फेटिक स्प्रेड, जो कि कॉमन इन कार्सिनोमा, मतलब जितने भी कार्सिनोमा होते हैं उनका स्प्रेड किसके थ्रू होता है, आपका लिम्फेटिक्स के थ्रू। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो ये किसके थ्रू जो है आपका यहाँ पे जो एक्सिलरी लिम्फ नोड के थ्रू जो है ये क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हेमाटोजीनस स्प्रेड, जो कि कॉमन होता है किसमें, यहाँ पे सार्कोमास में। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लीवर का अगर कैंसर है तो वो किसके थ्रू जो है आपका यहाँ पे मेटास्टेसाइज होगा, वो आपका वेनस वे पोर्टल वेन के द्वारा, और लंग्स में थ्रू वेनस सिस्टम के द्वारा। उसके बाद बात करें यहाँ पे शेडिंग ऑफ बॉडी कैविटी, यहाँ पे जो ट्यूमर होता है वो स्प्रेड विद इन सेरस कैविटी। एग्जांपल जो है आपका ओवेरियन कार्सिनोमा और यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें मॉलिक्यूल, यहाँ पे बेसिस ऑफ कैंसर, यहाँ पे ऑन्कोजीन की अगर हम बात करें गेन ऑफ फंक्शन। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन, यहाँ पे नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि क्या है यहाँ पे ऑन्कोजीन ड्यू टू म्यूटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे राज जो कि प्रमोट करता है ऑल सेल यहाँ पे प्रोलिफरेशन, यहाँ पे MYC जो कि क्या है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो कि क्या करेगा आपका इन्हांस करेगा किसको, यहाँ पे सेल की ग्रोथ को। और यहाँ पे जो ट्यूमर के केस में यही तो होता है, सेल की ग्रोथ होती है। देन हम बात करें यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिसमें क्या होता है लॉस ऑफ फंक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्ट अगेंस्ट यहाँ पे अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ। देखिए यहाँ पे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है ये क्या करता है कि यूजुअली अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं होगा तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन होने की वजह से क्या करता है, यहाँ पे आपको जो है क्या करेगा प्रोटेक्ट, मतलब जो है एक लिमिटेड अमाउंट में सेल की ग्रोथ होती है, और वही जो ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो वो अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है। तो यहाँ पे P53 जो कि क्या है यहाँ पे गार्जियन ऑफ जीनोम है, जो कि इंड्यूस करता है एपोप्टोसिस, मतलब जो है सेल को डेथ कराता है। और यहाँ पे RB जीन यहाँ पे जो है रेगुलेट करता है G1/S फेज के ट्रांजिशन की वजह से। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे DNA रिपेयर जीन, तो यहाँ पे BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन ये क्या है ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर रिस्क को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कार्सिनोजेनेसिस की। यहाँ पे कार्सिनोजेनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पे मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है। यहाँ पे जो है स्टेप ऑफ कार्सिनोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनिशिएशन होता है, प्रमोशन होता है, देन आफ्टर प्रोग्रेस होता है। इनिशिएशन में क्या होता है यहाँ पे DNA डैमेज बाई कार्सिनोजन, जो कि क्या है यहाँ पे इरिवर्सिबल होता है। प्रमोशन की बात की जाए
यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कोलोनल एक्सपेंशन ऑफ म्यूटेटेड सेल, जो कि क्या है यहाँ पे रिवर्सिबल होता है। प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन इन्वेसिव एंड मेटास्टेसिस। देन उसके बाद हम बात करें ट्यूमर एंजियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ट्यूमर जो है सीक्रेट करता है क्या, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसका, यहाँ पे ब्लड वेसल के फॉर्मेशन में। एंजियोजेनेसिस जो है वो नेसेसरी होता है ट्यूमर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मतलब अगर एंजियोजेनेसिस मतलब नई नई ब्लड वेसल अगर नहीं बनेंगी तो ट्यूमर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस होता है, जिसमें क्या होता है कि ये प्रमोट करता है ब्लड वेसल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से ट्यूमर जो है सर्वाइव करता है और उसकी जो है वो ग्रोथ होती रहती है। देन हम बात करें यहाँ पे ट्यूमर मार्कर की, तो यहाँ पे बायोकेमिकल मार्कर जो कि यूज होता है किसमें, डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग एंड प्रोग्नोसिस में। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे AFP डेट इज़ यहाँ पे अल्फा फिटोप्रोटीन, जो कि क्या है यहाँ पे आपको यहाँ पे हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में देखने को मिलेगा, या फिर जो आपका यॉर्क सेल ट्यूमर में देखने को मिलेगा। CEA यहाँ पे कार्सियो एम्ब्रोनिक एंटीजन, जो कि क्या है कोलोरेक्टल और यहाँ पे पैनक्रियाटिक कैंसर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि आपको प्रोस्टेट कैंसर में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ यहाँ पे ट्यूमर ऑन होस्ट, मतलब होस्ट में ट्यूमर का क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे लोकल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कंप्रेशन ऑफ एडजस्टेबल स्ट्रक्चर, डेट इज़ यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर कॉजिंग यहाँ पे सीजर, क्योंकि जो हमारा ब्रेन ट्यूमर होता है वो क्या कॉज करेगा, वो ट्यूमर को कॉज करेगा। यहाँ पे सिस्टेमिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, कैकेक्सिया, इसमें क्या हो जाएगा आपका वेट लॉस और यहाँ पे मसल की वॉशनिंग जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पैन नियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैन नियोप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है, सिम्टम्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्सप्लेन नहीं होते बाई ट्यूमर स्प्रेड के द्वारा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल की, तो यहाँ पे हाइपर कैल्शियमिया इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा, मतलब हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जब यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाएगा किसमें, लंग्स में। देन हम बात करेंगे यहाँ पे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हाइपर कैल्शियमिया। हाइपर कैल्शियमिया में क्या हो जाएगा, कौन सा ट्यूमर एसोसिएट करता है, तो यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, और इसमें मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे PTHRP सिक्रेशन जो है देखने को मिलेगा। कुशिंग सिंड्रोम की बात करें, जिसको क्या है, ये जो है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग से एसोसिएट करता है और इसमें ACTH सिक्रेशन होता है। यहाँ पे पॉलीसाइथेमिया की बात की है, जिसमें आपको रीनल सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। यहाँ पे एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर की। तो यहाँ पे जो है TNM सिस्टम या फिर TNM क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे T जो है वो ट्यूमर के साइज को इंडिकेट करता है, यहाँ पे T1 से T4 तक हो सकता है। N जो है वो नंबर ऑफ लिम्फ नोड जो है इन्वॉल्व हो रही है उस ट्यूमर में, उसको इंडिकेट करता है। N0 से N3 तक हो सकता है। और मेटास्टेसिस जो है यहाँ पे M0 मेटास्टेसिस हो रहा है, M1 या मेटास्टेसिस नहीं हो रहा है। स्टेजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रेडिंग फॉर प्रोग्नोसिस, मतलब अगर प्रोग्नोसिस आपको अच्छी मतलब मिल रही है तो इस मोर इम्पॉर्टेंट क्या है आपका यहाँ पे ग्रेडिंग, मतलब स्टेजिंग जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हमको पता चलेगा कि ट्यूमर का कौन सा स्टेज है, इसमें जो है प्रोग्नोसिस अच्छी होगी या फिर नहीं अच्छी होगी। एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक कैंसर की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका कोलोरेक्टल कैंसर का। इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है उसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएंगे। उसकी वजह से यहाँ पे KRAS में म्यूटेशन होता है और ये क्या काज करता है, यहाँ पे P53 जीन में म्यूटेशन करता है। यहाँ पे जो ट्यूमर मार्कर है वो यहाँ पे CEA है। ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, BRCA1 BRCA2 में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाएगा और यहाँ पे HER2 न्यू यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा, कहाँ पे, सम सब यूनिट्स में। लंग कैंसर की बात की जाए तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, जो कि क्या है यहाँ पे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। एग्जांपल जो है कुशिंग सिंड्रोम। यहाँ पे एडिनो कार्सिनोमा जो कि कॉमन है किसमें, स्मोकर्स में। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की अगर हम बात करें, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इसका रिस्क फैक्टर यहाँ पे HBV, यहाँ पे हेपेटाइटिस B वायरस और यहाँ पे हेपेटाइटिस C वायरस, और क्या है यहाँ पे सिरोसिस। ये क्या है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का क्या है, रिस्क फैक्टर, और इसमें आपको यहाँ पे ट्यूमर मार्कर अल्फा फिटोप्रोटीन देखने को मिलेगा। ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमास की अगर हम बात करें तो इसमें आपको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जिसमें यहाँ ट्रांसलोकेशन हो जाता है 9 and 22 का, किसमें यहाँ पे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के केस में। यहाँ पे रीड स्टर्नबर्ग सेल की बात करें, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे हॉजकिन लिम्फोमा के केस में आपको जो है वो देखने को मिलेगा।
देन आफ्टर यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे इम्यून सिस्टम की। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी जो होती है वो एक तरह की डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि प्रोटेक्ट करती है किसको, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन के साथ साथ या फिर जो है एबनॉर्मल सेल के साथ। मतलब इम्यूनिटी जो है हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करती है, हमको जो है आपका प्रोटेक्ट करती है किससे, इन्फेक्शन के साथ। कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा आपका यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी, यहाँ पे उसके बाद एडॉप्टिव इम्यूनिटी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे इमीडिएट और नॉन स्पेसिफिक, यहाँ पे डिलेड और यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्लिक यहाँ पे इन्वॉल्व मेमोरी। देन सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जिसमें क्या है आपका यहाँ पे फिजिकल बैरियर में जो है सबसे पहले क्या आता है आपका स्किन। स्किन देखिए, जो स्किन आपकी है यहाँ पे सर से पाँव तक आपकी स्किन है, जो कि हमको जो है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाती है, पैथोजन से भी जाते हैं, और जो भी माइक्रो ऑर्गन जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे भी बचाती है। उसके बाद हमारी जो म्यूकोसा होती है वो भी क्या करती है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि क्या है एग्जाम्पल है यहाँ पे फिजिकल बैरियर का। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केमिकल बैरियर की, जिसमें आपका यहाँ पे इंजाइम्स इन सलाइवा और यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड। यहाँ पे सलाइवा में जो है बहुत सारे ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गन को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी गैस्ट्रिक एसिड है, जैसे क्या होता है कि खाने के साथ साथ कभी कभी हम बहुत सारे जो है बैक्टीरिया हैं और यहाँ पे फंगस को जो है खा जाते हैं, लेकिन स्टोमक में इतना एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसके में क्या होते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सेल इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब अगर कोई पैथोजन या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे बॉडी में इंटर करता है तो पहला रिस्पॉन्डर कौन होता है, तो वो हो जाएगा आपका न्यूट्रोफिल। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हमारा मैक्रोफेजेस, जो कि क्या है यहाँ पे फैगोसाइटाइज करता है किसको, यहाँ पे हमारे जो है पैथोजन जो कि बॉडी में इंटर हुआ है। उसके बाद डेंड्रिटिक सेल की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे एंटीजन टू टी सेल, ये क्या करता है यहाँ पे प्रेजेंट करता है एंटीजन टू टी सेल। देन नेचुरल किलर सेल होती है, वो क्या करती है यहाँ पे डिस्ट्रॉय करती है वायरस इन्फेक्टेड एंड ट्यूमर सेल। यहाँ पे जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है उनको डिस्ट्रॉय करता है, और यहाँ पे जो ट्यूमर्स होती हैं उनको भी क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे की मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जो कि प्रमोट करता है किसको, यहाँ पे ऑप्सनाइजेशन को, इन्फ्लेमेशन को, एंड यहाँ पे पैथोजन लिसिस को। देन साइटोकाइंस की बात करें तो यहाँ पे साइटोकाइंस के पास कुछ केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और यहाँ पे TNF अल्फा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एडाप्टिव इम्यूनिटी को। यहाँ पे फीचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी क्या है, यहाँ पे मेमोरी एंड ये क्या हो जाएंगी आपकी यहाँ पे सेल्फ लिमिटेशन। देन यहाँ पे हम देखेंगे सेल इन्वॉल्व, तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे CD4 और टी सेल, इनको क्या बोलते हैं, हेल्पर टी सेल, एक्टिवेट यहाँ पे बी सेल एंड मैक्रोफाजेस। देन आफ्टर यहाँ पे CD8 और यहाँ पे टी सेल, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल, जो कि क्या करता है यहाँ पे किल करता है इन्फेक्टेड एंड यहाँ पे ट्यूमर सेल को। उसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी, यहाँ पे एक होती है आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी, देन आफ्टर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो मीडिएटेड बाय एंटीबायोटिक्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय द बी सेल, मतलब ये किसके द्वारा मीडिएटेड होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज जो कि प्रोड्यूस होता है बी सेल के द्वारा। देन हम बात करें यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि मीडिएटेड होता है टी सेल के द्वारा। एंटीजन एंड एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीजन क्या होता है, ये एक तरह का जो है यहाँ पे फॉरेन सब्सटेंस होता है, जो कि क्या करता है यहाँ पे ट्रिगरिंग करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे इम्यूनोजेनिक या इनकम्प्लीट जिसको बोलते हैं हम हेप्टॉन्स। एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि प्रोड्यूस करता है कौन, यहाँ पे प्लाज्मा सेल, जो कि एक्टिवेटेड होता है किसके द्वारा, हमारे बी सेल के द्वारा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे IgG, जो IgG एंटीबॉडी है, जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट होती है, और ये ओनली जो है आपकी एंटीबॉडीज़ है जो कि क्या करती है, क्रॉस करती है क्या, प्लेसेंटा को। उसके बाद यहाँ पे IgA की बात करें, जो कि फाउंड होता है कहाँ पे, हमारे सिक्रीशंस में, जैसे हमारा सलाइवा हो गया, हमारा टीयर हो गया, और जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें भी क्या होता है, ये इसका जो है सिक्रीशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे IgM की, जो कि फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। मान लीजिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद क्या किया, वो
इन्फेक्शन को कॉज किया, तो उस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जो हमारी सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो होती है आपकी आईजीएम। जहाँ पे आईजीजी की बात करें तो ये क्या करती है, इन्वॉल्व करती है यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन। जैसे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई, जैसे आपका यहाँ पे अस्थमा हो गया, उस कंडीशन में भी जो है ये आईजी का लेवल जो है आपको बढ़ा हुआ मिल जाएगा। देन आईजीडी की अगर हम बात करें, जो कि रोल है किसमें, यहाँ पे बी सेल के एक्टिवेशन में। तो बी सेल के एक्टिवेशन में आपको कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, तो वो हो जाएगी आईजीडी। देखिए यहाँ पे इम्यून सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो यहाँ पे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स। यहाँ पे ये किसके मीडिएटेड होती है, ये आईजीई मीडिएटेड होती है और रैपिड ऑनसेट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस और अस्थमा हो जाएगा। यहाँ पे साइटोटॉक्सिक, जिसको हम बोलते हैं टाइप 2 एंटीबॉडीज, ये क्या हो, ये आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको आईजीएम और आईजीजी जो है मीडिएटेड होती हैं। और कहाँ पे, ये टारगेट सेल। देन एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका हीमोलिटिक अनीमिया में और गुड पास्चर सिंड्रोम में। यहाँ पे टाइप 3 यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन जो है वो देखने को मिलेगा। और ये जो है इसका एग्जाम्पल कहाँ है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एसएलई पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। टाइप 4 जिसको हम बोलते हैं डिलेड यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। इसका एग्जाम्पल जो है आपका ट्यूबरक्लोसिस और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाएगा। देन हम बात करें यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीजेस की, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिफिनेशन की बात करें तो लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, मतलब जो आपका सेल्फ टॉलरेंस की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। यहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है हमारे खुद के सेल को। यहाँ पे देखिए एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटोसिस, जिसको हम एसएलई बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये मल्टी सिस्टम इम्यून डिजीज़ है। और यहाँ पे उसके बाद हम दूसरा बात करें तो यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि क्या है, ये देखिए चाहे सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटोसिस हो, आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या फिर हाउसिमाटोथायरॉइडाइटिस हो, ये जितने भी हैं ये क्या है, एक तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसका, यहाँ पे जो है जॉइंट्स का। और थायराइड, यहाँ पे हाउसिमाटोथायरॉइड की बात करें, इम्यून हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। और इसमें जो है क्या होता है आपका, यहाँ पे जो आपका थायराइड है वो हाइपो सिक्रेशन, मतलब उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। देन आफ्टर बात करें इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर की, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी को बोलते हैं हम कॉन्जेनिटल, सेकेंडरी को बोलते हैं हम एक्वायर्ड। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे सीरीज में सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी और यहाँ पे डी जॉर्ज सिंड्रोम आता है। देन सेकेंडरी की बात करें जिसमें आपका एचआईवी और एड्स आ जाएगा। देन हम बात करें यहाँ पे इम्यून टॉलरेंस एंड ऑटो इम्यूनिटी की, तो इम्यून टॉलरेंस और ऑटो इम्यूनिटी में जो क्या होता है, यहाँ पे जो आपका इम्यून टॉलरेंस, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, एबिलिटी टू अवॉइड यहाँ पे अफेक्टिंग सेल्फ टिश्यू। हम सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये जो हमारे सेल को खुद अटैक करने से बचता है। लेकिन जो है कभी कभी जो है हार्श कंडीशन या फिर जो है कोई डिजीज़ ऐसी आ जाती है जिसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में देखा था और एसएलई के केस में। और लॉस ऑफ टॉलरेंस यहाँ पे लीड टू ऑटोमिटी, मतलब अगर टॉलरेंस जो है वो लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी जो है वो देखने को मिलेगी। एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज़ में देखने को मिलेगा, यहाँ पे टी सेल डिस्ट्रॉय कर दिया बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC1 और यहाँ पे MHC, यहाँ पे MHC1 जो कि प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, यहाँ पे इंटरेक्ट, यहाँ पे CD8+ और यहाँ पे टी सेल, यहाँ पे प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ACP, जो कि इंटरेक्ट करता कैसे, यहाँ पे CD4 और टी सेल के साथ। देखिए अगर यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा यहाँ पे CD8 और यहाँ पे टी सेल से, तो इसको बोलते हैं हम MHC1। और यहाँ पे CD4 और टी सेल से इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे MHC2 उसको हम बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, मतलब इसमें जो आप कोई ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट किए हैं तो इसमें जो आपका रिजेक्शन हो जाएगा वो आपको इमीडिएट देखने को मिलेगा, मतलब ड्यू टू प्री यहाँ पे फाउंड बॉडी, मतलब पहले से ही एंटीबॉडी उसके खिलाफ बन गई, उसकी वजह से क्या होगा कि आपको हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। एक्यूट रिजेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ डेज या वीक के अंदर जो है आपको एक्यूट जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे टी सेल मीडिएटेड होता है। क्रोनिक रिजेक्शन की बात की जाए तो इसमें जो है मंथ से जो है ईयर लग जाते हैं जो है ऑर्गन को रिजेक्ट होने में, जैसे फाइब्रोसिस ऑफ
ग्राफ्ट। देन हम बात करें यहाँ पे ह्यूमर इम्यूनिटी की, ट्यूमर इम्यूनिटी, तो यहाँ पे जो इम्यून सर्विलेंस जो है वो प्रिवेंट करते हैं यहाँ पे ट्यूमर ग्रोथ को। ट्यूमर जो है इन्वेट करता है यहाँ पे इम्यूनिटी बाई डाउन रेगुलेशन ऑन MHC। यहाँ पे डाउन रेगुलेटिंग जब MHC हो जाएगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्यूमर जो है वो इन्वेट करेगा और यहाँ पे प्रोड्यूसिंग यहाँ पे इम्यूनो सप्रेसिव साइटोकाइनेस। देन आफ्टर हम बात करेंगे इम्यून मीडिएटेड डिजीज, जैसे आपका SLD था, इसमें पैथोजेनेसिस की बात की जाती है, ये क्या है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को परफॉर्म करता है और यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे देखिए क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, यहाँ पे आपको मेलर रैश देखने को मिलेगी, आर्थराइटिस जो है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है वो जॉइंट्स में हो जाएगा और यहाँ पे जो है नेफ्राइटिस और यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी भी देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से मार्कर, तो यहाँ पे anti-DS DNA और यहाँ पे anti-SM एंटीबॉडी, ये क्या है, मार्कर हैं सिस्टेमिक ल्यूपस यहाँ पे इरिथमेटोसिस के। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो इसकी पैथोजेनिस की बात करें तो ये क्या है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यहाँ पे पेनस फॉर्मेशन इन जॉइंट, ये क्या हो जाएगा, अब रूमेटॉइड फैक्टर और यहाँ पे anti-CCP देन HIV और एड्स की अगर हम बात करें, इसमें क्या पैथोजेंस, यहाँ पे CD4 T सेल जो है डिस्ट्रक्शन बाई HIV, यहाँ पे HIV के द्वारा जो हमारा CD4 सेल होता है ना और T सेल होता है, इनका क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्लिनिकल स्टेज की बात करें तो एक्यूट लेटेंट और एड्स, यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लाइक यहाँ पे PCP। लो मार्कर की बात करें तो यहाँ पे आपको लो CD4 काउंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे हाई वायरल लोड देखने को मिलेगा इन केस ऑफ HIV और एड्स। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, यहाँ पे अकर इन द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जब कभी भी यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है तब जो है आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डोनर T सेल जो कि अटैक करता है यहाँ पे जो है आपके रेसिपिएंट को। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अफेक्ट स्किन, यहाँ पे लीवर एंड यहाँ पे GI ट्रैक्ट। देन कुछ हम साइटोकाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1, तो इंटरल्यूकिन जो 1 है यह क्या करेगा, यहाँ पे फीवर के प्रोडक्शन को कॉज करता है। इंटरल्यूकिन 10 यहाँ पे T सेल प्रोलिफरेशन। इंटरल्यूकिन 4 की बात करें यहाँ पे B सेल एक्टिवेशन एंड IgE यहाँ पे क्लास स्विचिंग। उसके बाद यहाँ पे TNF अल्फा की बात करें जो कि यहाँ पे मीडिएटेड यहाँ पे सेप्टिक शॉक। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इम्यून थेरेपीज़ की, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एग्जांपल में रिटुक्सीमैब जो कि क्या है, anti-CD24 B सेल मेलेग्नेंसी। अगर B सेल में मेलेग्नेंसी हो गई तो उसके लिए जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटुक्सीमैब का यूज़ करेंगे जो कि क्या है, anti-CD24 B सेल। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे वैक्सीन जो कि इंड्यूस करती है यहाँ पे इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजन, यहाँ पे HPV वैक्सीन। और यहाँ पे इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर, एग्जाम्पल में anti-PD1 इन कैंसर थेरेपी। देन हम बात करें यहाँ पे क्विक रिकॉल करेंगे यहाँ पे जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटी थी, यहाँ पे टाइप 1 में इसका मैकेनिज्म जो है वो IgE के थ्रू या फिर मार्च सेल के थ्रू, इसके एग्जांपल है एनाफाइलेक्सिस और आपका अस्थमा। यहाँ पे टाइप 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे IgG IgM, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक, इसमें आपको हीमोलिटिक एनीमिया और यहाँ पे गुड पास्चर सिंड्रोम एग्जाम्पल है। यहाँ पे टाइप 3 की बात करें, ये क्या है, आपका इम्यूनो कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे SLE और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। टाइप 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे T सेल जिसको हम डिलेड बोलते हैं और यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है, ये आपके एग्जाम्पल है। तो ये था आपका कुछ यहाँ पे जनरल जो है पैथोलॉजी। तो सिस्टेमिक पैथोलॉजी जो है हम उसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।